वीडियो में हम लोग सवाल हल किए थे, आज भी कुछ सवाल ही हल करेंगे हम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में ए तथा डी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता की गणना करें तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश तथा विभव की गणना करें। निम्न परिपथ में ए तथा डी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता की गणना करें तथा प्रत्येक संधारित्र के आवेश तथा विभव की गणना करें। परिपथ आपको दिया रहेगा। ये बिंदु हो गया, यहाँ पर बी, सी और डी। 4 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड। अब इस ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। ए और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 200 वोल्ट। तो पहला तो काम है समतुल्य धारिता निकालना। तो हम आपको क्या बताए थे, जिन दो बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालनी हो तो पहले बिंदु पर आप कुछ आवेश दीजिए। ए पर यदि हम आवेश देते हैं तो आगे बढ़ने का दो रास्ता है, कुछ आवेश इस पर जाएगा, कुछ इस पर जाएगा। जो आवेश इस पर जाएगा वही आवेश इस पर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए, बी और सी के बीच जो ये दोनों संधारित्र हैं वो किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तब पहले हम लोग इसकी समतुल्य धारिता निकालेंगे। तो सी ए बी सी, सूत्र होगा सी बाई एन। तो प्रत्येक की धारिता 8 है, संख्या 2 है, हो गया 4 माइक्रोफराड। तो इन दोनों को हटा करके इनके स्थान पर आप केवल एक संधारित्र रख सकते हैं जिसकी धारिता कितनी होनी चाहिए, 4 माइक्रोफराड। तो अब सर्किट हो गया। ये तो बिंदु ए है, यहाँ पर पहले से है 4 माइक्रोफराड। अब यहाँ पर दोनों को हटा दिए, एक संधारित्र आ गया 4 माइक्रोफराड। ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। ये बिंदु सी है और यहाँ पर ये एक संधारित्र है 4 माइक्रोफराड। अब देखिए ये दोनों संधारित्र ए और सी के बीच यह भी है और यह भी है, अर्थात दोनों का विभव समान हो गया। यानी दोनों किस क्रम में हो गए, समानांतर क्रम में। तो इन दोनों की समतुल्य धारिता, तो सी ए सी, सूत्र है एन सी, संख्या है 2, प्रत्येक की धारिता है 4, तो 8 माइक्रोफराड। अब इस दोनों के जगह पर एक संधारित्र आ गया, बिंदु ए, ये सी हो गया, कितने का, 8 माइक्रोफराड। यहाँ से एक ये हो गया 4 माइक्रोफराड डी। अब ए और सी के बीच 8 माइक्रोफराड, सी और डी के बीच 4 माइक्रोफराड। ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो भी आवेश इस पर होगा वही आवेश इस पर होगा। तो जब दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो समतुल्य धारिता सी ए डी बराबर C1 इंटू C2, सूत्र है, बटा C1 प्लस C2। तो 8 गुना 4 और 8 जोड़ 4 क्या हो गया, 12। तो 8 बटा 3। एक उत्तर आपका आ गया। ए और डी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता हो गई कितना, 8/3 माइक्रोफराड।
अब इसके बाद प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकालना है और उनका विभव भी निकालना है। तो इसके लिए ए और डी के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट दिया हुआ है? 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो पहले टोटल आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है? CV। तो CAD अब VA माइनस VD। तो CAD की जगह पर 8/3 माइक्रो फराड, तो 10 के पावर माइनस 6 फराड में बदल दी, और V का मान है 200। तो 1600/3 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। इसको लिख सकते हैं 1600/3 माइक्रो कूलम। तो टोटल आवेश जो है वह 1600/3 माइक्रो कूलम हो गया। अब देखो, यहां से इतना आवेश जब यहां से चलेगा तो इसका दो रास्ता है, इधर भी 4 माइक्रो फराड और इधर भी 4 माइक्रो फराड। तो दोनों तरफ अगर धारिता बराबर है तो आवेश का बंटवारा भी क्या होगा? बराबर बराबर। यानी जितना आवेश इसको प्राप्त होगा उतना ही इसको प्राप्त होगा। तो ए और सी के बीच जो संधारित्र है उस पर भी इसका आधा, यानी 800/3 माइक्रो कूलम, और इन दोनों पर भी 800/3 माइक्रो कूलम। तो ए और सी के बीच उपस्थित संधारित्र पर आवेश बराबर 800/3 माइक्रो कूलम। ए और बी तथा बी और सी के बीच उपस्थित संधारित्रों पर आवेश वही 800/3 माइक्रो कूलम। इस सी और डी के बीच जो संधारित्र है इस पर टोटल आवेश होगा 1600/3 माइक्रो कूलम। सी और डी के बीच उपस्थित संधारित्र पर आवेश 1600/3 माइक्रो कूलम। तो सभी संधारित्रों का आवेश निकल गया। अब विभव, तो इसको V1 मान लो, इसको V2, इसको V3 और इसको V4। तो V1 बराबर, V बराबर सूत्र क्या होता है? Q/C। तो Q हो गया है 800/3 और C कितना है? 4। दोनों माइक्रो कूलम माइक्रो फराड में है, कोई दिक्कत नहीं। V बराबर सूत्र Q/C। तो इस पर आवेश है 800/3 माइक्रो कूलम और धारिता है 4 माइक्रो फराड। ये हो गया 200। तो 200/3 वोल्ट। V2 बराबर V3, ये तीनों दोनों का बराबर, सूत्र वही Q/C। तो प्रत्येक पर आवेश है 800/3 और इनकी धारिता है 8 माइक्रो फराड। तो 100/3 वोल्ट। और बच गया V4। तो V4 बराबर Q है 1600/3 और धारिता है 4। ये हो गया 400/3 वोल्ट। तो समतुल्य धारिता निकल गई, प्रत्येक पर आवेश निकल गया और प्रत्येक का विभव निकल गया। इससे अधिक जो है कोई दूसरी बात इस तरह चैप्टर के सवाल में नहीं पूछा जा सकता है संधारित्रों के संवहन पर। अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन,
निम्न संधारित्रों की धारिता ज्ञात करें। जैसे मान लो एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है, ये धनावेशित है, ऋणावेशित। इसके प्लेटों के बीच का सेपरेशन d है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। इन दोनों पट्टिकाओं के बीच दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे जाते हैं, तो दोनों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने का तरीका अलग अलग है। एक तो दोनों के बीच दूरी बांटकर भरा जाता है या दोनों के बीच क्षेत्रफल बांटकर। अभी हम मान लेते हैं कि इसके आधे क्षेत्रफल तक एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन r1 है, और दूसरे पार्ट में एप्सिलॉन r2। यहाँ से यहाँ तक भी क्षेत्रफल a/2 है और यहाँ से यहाँ तक भी a/2 है। अब इसी की पूछ दे धारिता आपसे, तब देखो ये संधारित्र अब दो संधारित्रों में बट गया। एक संधारित्र यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक। दोनों का धनावेशित प्लेट एक पॉइंट पर ज्वाइंट है, ऋणावेशित प्लेट एक पॉइंट पर। ऐसी स्थिति में समूहन को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर क्रम समूहन। तो अब ये एक संधारित्र हो गया जिसके पट्टिकाओं के बीच की दूरी हो गई d, इसके प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल हो गया a/2, और इसके बीच का संपूर्ण भाग एक परावैद्युत पदार्थ से भरा है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1 है। तो इसकी धारिता C1 बराबर, तो सूत्र क्या है? A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, तो A की जगह पर a/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 बटा d, यानी A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 बटा 2d। इसी प्रकार से इसकी धारिता तो लिख सकते हैं C2 बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r2 बटा 2d। और दोनों ही किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में। तो अगर दो C1 तथा C2 धारिता के संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2। तो A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 बटा 2d, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r2 बटा 2d। तो Cp बराबर A एप्सिलॉन 0 2d कॉमन हो गया, r1 प्लस एप्सिलॉन r2। तो इस प्रकार से अभी हम दो परावैद्युत पदार्थ इसमें भरे हैं। इसमें 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। तो यदि क्षेत्रफल बांट करके पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो सभी की धारिता निकाल करके और इनके समतुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग समानांतर जो संयोजन का सूत्र निकाले हैं उसी का उपयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे तरह का जो इसमें सवाल आएगा, संधारित्र वही है, वही समानांतर पट्टिका संधारित्र है। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल वही a है, दोनों के बीच की दूरी d है। अब इसके बीच आधा जो दूरी है इसमें हम एक परावैद्युत पदार्थ भर दिए और दूसरा जो आधा भाग है उसमें एप्सिलॉन r2। यहाँ भी यही दो परावैद्युत पदार्थ भरे गए, लेकिन एक भरा गया d/2 दूरी तक और दूसरा भी भरा गया d/2 तक। आप कहिए काहे आप आधा आधा भर रहे हैं? हम अलग अलग इसको d/3 भर देंगे, शेष भाग में दूसरे को भर देंगे। इसी में हम बांट करके 5 को भर सकते हैं। हमको केवल ये समझाना है कि अगर परावैद्युत पदार्थ पट्टिकाओं के बीच दूरी बांट करके भरे गए तो सबकी धारिता निकालो, और ये जो सभी संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में माने जाएंगे जुड़े हुए। तो इनकी समतुल्य धारिता के लिए जो श्रेणी क्रम का सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। और यदि क्षेत्रफल बांट करके परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उनके लिए समतुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग जो सूत्र समानांतर संयोजन के लिए निकाले हैं उसका उपयोग करेंगे, और कोई बात नहीं है। तो अब इसके लिए
तो एक संधारित्र यहाँ पर ये हो गया जिसकी पट्टिका का क्षेत्रफल a है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी d/2 है और इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1 है। तो धारिता C1 बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 d/2, तो 2A r1/d। इसी प्रकार से इसका C2 बराबर 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r2/d। अब ये दोनों संधारित्र किस क्रम में माने जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो समतुल्य धारिता CS बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। मान बैठा दीजिए। तो 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r/d 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r2/d बटा 2A एप्सिलॉन 0d 2A एप्सिलॉन 0d 2A एप्सिलॉन 0 r1/d 2A एप्सिलॉन 0 2d। इसमें 2A एप्सिलॉन 0/d कॉमन हो जाएगा, एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, तो 2A एप्सिलॉन 0d खत्म हो गया। तो क्या बच गया? इक्वल टू 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 बटा d एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। तो इस प्रकार से हम लोग अगर समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच बहुत प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरे गए हैं तो उनका भी हम लोग समतुल्य धारिता निकाल सकते हैं। अब इसमें एक हम बताए थे छोटा सा थ्योरी है, उसको कहते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ नाम है। यह स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित एक युक्ति है कि यंत्र है जिसके द्वारा निम्न विभव स्रोत से उच्च विभव यानी निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता जो है प्राप्त की जाती है। तो अब तो इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में अभी भी चल रहा है इसलिए इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर देते हैं। तो इस वान डी ग्राफ जनित्र का काम है निम्न विभव वोल्टता वाले स्रोत से उच्च वोल्टता प्राप्त करना। इसके बनावट में धातु का एक खोखला गोला होता है। ये धातु का एक खोखला गोला है ए। इसके केंद्र पर ये एक बी जो है घिरनी है। इस घिरनी पर कुचालक पदार्थ की एक पट्टी चढ़ी रहती है और इस गोला के बाहर एक दूसरी घिरनी है सी, जिसे हाथ या मोटर से घुमाया जा सकता है। ये कुचालक पदार्थ की पट्टी इस पर लगी हुई है। यह गोला एक कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर खड़ा रहता है। अब यहां पर कंघी के आकृति का धातु का एक चालक रहता है डी, जो निम्न विभव स्रोत के धन ध्रुव से जुड़ जाता है। ऋण ध्रुव को यहां पर हम लोग अर्थिंग दे देते हैं। दूसरा कंघी की आकृति का एक चालक होता है ई, जो इस घिरनी बी के नजदीक इस गोला ए से जुड़ा रहता है। अब जैसे इसको प्लस आवेश से जोड़ते हैं तो धन आवेश इसके इस नुकीले भाग पर आ जाता है। चालक की आकृति जितनी छोटी होगी उसके आसपास जो है विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल हो जाता है।
क्योंकि नुकीला का मतलब है ये बहुत छोटा एक बिंदु है, गोला की तरह छोटा काम करेगा, और तब इसके कारण आसपास विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाएगी कि इस पट्टी और इसके बीच की हवा जो है आयनीकृत होकर चालक बन जाएगी। तो इसका धन आवेश इस पट्टी पर एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि ये कुचालक पदार्थ की पट्टी है, तो जो भी आवेश एकत्रित होगा इस पर ठहरा रहेगा। अब हाथ या मोटर से जब घिरनी सी को घुमाइएगा तो इस पर एकत्रित धन आवेश जो है यहाँ पर आएगा इसके पास, और इससे इस चालक पर आएगा, और यहाँ से होते हुए इस खोखला गोला पर क्या होगा, इकट्ठा होगा। अब इस प्रक्रिया के द्वारा इस खोखला गोला पर हम धन आवेश इकट्ठा करते जाएंगे। अब जितना अधिक धन आवेश इस पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर उतना ही अधिक वोल्टता प्राप्त होगी। लेकिन उच्च वोल्टता प्राप्त करने की भी एक सीमा है, क्योंकि वोल्टता बढ़ने के साथ इसके आसपास विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। और आपको बताए थे कि वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। तो अगर इसके आसपास इससे उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आसपास की हवा चालक बन जाएगी और इस गोला का आवेश हवा में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस व्यवस्था के द्वारा वोल्टता तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक सीमा तक। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र हो गया। इस प्रकार से इस स्थिर वैद्युतिकी में जो 2 चैप्टर थे, दोनों का थ्योरी समाप्त हो गया। कुछ सवाल भी इसमें हम बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस दूसरे चैप्टर में जो सूत्र प्राप्त है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे, और तब NCERT में पहले एक्सरसाइज 1 हल करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 हल करेंगे। थैंक यू।